हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नाबार्ड की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान देना है, कैसे आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ना होते हुए भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं एआरडी में। उसी कंटिन्यूएशन में आज का हमारा ये वीडियो है और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी आप नाबार्ड के एआरडी, ईएसआई और जीए को प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि इस साल से जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें एआरडी, ईएसआई, जीए को मेरिट डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट बना दिया है। बाकी जो सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट हैं, वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर के हैं। जो आपके फेज 2 के सिलेक्शन के लिए मैटर करेगा वो आपका एआरडी, ईएसआई एंड जीए का स्कोर करेगा। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करते हैं फॉर द 2022 नाबार्ड एग्जामिनेशन, तो क्या बुक्स, रिसोर्सेज और आपके लिए क्या बेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर या फिर बाकी सारी चीजें हो सकती हैं, वो आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी एग्जाम को हम प्रिपेयर करें तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस देखना चाहिए, देन हमें उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, कि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर। मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां से मिलेंगे। देन उसके अलावा आपका जो कंटेंट है उसका सोर्सेज क्या होने चाहिए। जो आपका एआरडी या ईएसआई में आपने देखा है कि हम जनरली डिवाइड करते हैं डायनामिक में और कंसेप्चुअल में, तो उसका क्या रिसोर्स होना चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी to complete your syllabus as per the questions that are generally asked in your examination. Okay, so we'll start. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप देखेंगे कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखने के बाद आपको पता चलता है कि ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं, और उसके बाद कि वो जो टॉपिक्स हैं उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये आपको कैसे पता चलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से। और प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप मॉक टेस्ट के रूप में अटेम्प्ट करते हैं तो आप ये भी देख पाएंगे कि आपका क्या स्कोर है और आप कितने रेडी हैं उस एग्जामिनेशन के लिए। ओके, अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें कई सारे कमेंट्स आए थे और उसमें कुछ कमेंट्स ये भी थे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन की। तो एक्चुअली अभी ऐसा कोई भी बेसिकली हम नहीं बता सकते हैं कि क्या डेट हो सकती है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है। बेसिकली आप ये देख सकते हो कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को कंपेयर करो तो ये सिमिलर है 2019 के अकॉर्डिंग। जब 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उसका प्रीलिम्स हुआ था जून मंथ में, सॉरी जून जुलाई मंथ में। उसके बाद उसका जो मेंस हुआ था और उसका इंटरव्यू हुआ था, ईयर एंड तक उसके इंटरव्यूज होके उसकी रिक्रूटमेंट हो गई थी। और जो नेक्स्ट ईयर 2020 में नोटिफिकेशन आया था वो 1 जनवरी को आया था, मतलब जो पहली रिक्रूटमेंट खत्म होने के जस्ट बाद ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ गया था। तो आप सिमिलरली देख सकते हैं कि नवंबर मिड में ये एग्जाम हुआ है, अब इसका रिजल्ट आना बाकी है फेज 2 का, उसके बाद इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल स्टार्ट होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये फरवरी, मार्च, अप्रैल कभी भी आ सकता है, उस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जाम कभी भी आए, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी है। ओके, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम बी की साइट पे आपको मिल जाएंगे। नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले मेंस देखेंगे, देन हम उसके बाद प्रीलिम्स का देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपको एग्जाम बी की साइट पे जाना है। आप एग्जाम बी की साइट पे जाएंगे, आपको ऊपर ये ऑप्शंस दिखेंगे, फ्री वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर, एग्जाम्स ऑनलाइन कोर्स। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में जाना है, देन उसके बाद सारे एग्जाम्स की लिस्ट आ जाएंगी। आपको जिस भी एग्जाम के देखना है, नॉट ओनली नाबार्ड का एग्जामिनेशन, इसके अलावा भी अगर आपको बाकी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के पेपर प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपको 2019, 20 एंड 21 जो अभी हुआ है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर, वो मेंस का था, फेज 2 का था, ये फेज 1 का है 2018, 19, 20 एंड 21। तो अगर आप ये चारों साल के पेपर्स को देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे ही आप सिलेबस में कोई भी एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, इससे इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अगर आप कोई भी स्कीम पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, कि स्कीम से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो स्कीम की मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है, या उसका टारगेट ईयर पूछा जा सकता है, या उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन अपनी करते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर से सबसे फायदा क्या होता है, हमको स्वॉट एनालिसिस करने का मौका मिलता है। हम ये देखते हैं कि पेपर के बेसिस में, मतलब जो पिछले साल पेपर हुआ है या अभी आप कह सकते हैं 2021 में जो पेपर हुआ है,
इसमें मैं कितने क्वेश्चन कर सकता था या कितने नहीं कर सकता था, और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाए उसके लिए मैंने क्या मिस किया और मैं उसको आगे कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकता हूँ। सो दिस इज, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को खुद से एनालाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। साथ ही क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जानते हैं तो उससे पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है और आपको क्या करने की जरूरत है और कहां पे आप बेसिकली कमियां कर रहे हैं, वो आपको बेसिकली पता चलता है। ओवरऑल एक एनालिसिस हमको मिलती है और साथ में इससे फायदा क्या होता है कि हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आगे के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर कभी भी एग्जामिनेशन आए उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का इस बार ठीक ठाक उसका स्कोर था और आपको लगता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपका ठीक ठाक स्कोर है, आपको कुछ कुछ चीजों पे प्रिपरेशन करने की जरूरत है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में भी अगर ये रिक्रूटमेंट आती है या फिर अप्रैल मई में आती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं इस मंथ में ये कवर कर लूंगा। अगर आप ऐसा पहले से लेके चलते हैं तो नोटिफिकेशन आते ही आपको प्रेशर नहीं महसूस होगा, जैसा कि इस बार हमने देखा कि पहले तो नोटिफिकेशन का वेट करते रहे और फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो फिर ये लगा कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ गया है। ओके, देन प्रीवियस ईयर पेपर हमने देख लिया, बट मैंने आपसे कहा था कि पहले आपको सिलेबस देखना है देन प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, तो आप सिलेबस भी देखें, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखें। सिलेबस पहले देखने से फायदा ये होगा कि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है। सो ये एआरडी और ईएसआई का यहाँ पे बेसिकली नाबार्ड के उसमें सिलेबस दिया रहता है, जनरल अवेयरनेस तो कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो अगर आप एआरडी का क्वेश्चन सिलेबस देखेंगे ये ऑल्दो हमने पिछली वीडियो में उससे पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है तो उसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बेसिकली मैक्सिमम तो आपके इसी टॉपिक से कवर हो जाते हैं। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जितने भी टॉपिक मेंशन किए हैं, डेफिनेशन, मीनिंग, ब्रांचेस वगैरह से, ड्राईलैंड फार्मिंग, इन सारी चीजों से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब यहीं से दिए गए हैं और जो स्टार्टिंग में है बेसिकली अगर आप देखोगे सॉइल एंड वाटर से वाटर कंजर्वेशन, मेजर सॉइल टाइप्स पे, वाटर रिसोर्सेज से इरिगेशन मैनेजमेंट और प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर में आप देखोगे तो जनरली ब्रांचेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है, वो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो ऐसे अगर आप कवर करते हैं तो आप इजीली अपना सिलेबस भी कवर कर पाते हैं और उसके बेसिस पे आप जब प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। देन ईएसआई के साथ क्या दिक्कत है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो या तो कोई नए बिगिनर होते हैं जो वो इससे कंफ्यूज करते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि ये इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक कंसेप्ट्स या फिर इकोनॉमिक थ्योरीज की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, बट यहाँ पे इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और वो भी विद रिलेशन टू द रूरल इंडिया या फिर रूरल डेवलपमेंट। आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड ये तो बेसिकली एआरडी के लिए दिया हुआ है, तो रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट ये यहाँ पे मेंशन रहता है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो भी आप प्रिपरेशन करें ईएसआई की, वो बेसिकली आपकी कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल ना हो, वो आपकी रियल सेंस में हो या फिर अप्लाइड पार्ट में। अगर आप इसके टॉपिक्स भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल ग्लोबलाइजेशन, पॉवर्टी, क्योंकि हमारी कंट्री की बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो पॉवर्टी क्या है, उसके एलिवेशन के लिए क्या सारी चीजें हैं, पॉपुलेशन, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सेंसस से होते हैं। अगर आप इस बार का पेपर देखेंगे तो इसमें से कुछ क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन जितने भी थे वो डायनामिक काइंड के थे, और अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज आप पढ़ते हैं तो आप मैक्सिमम कर पाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन अगर सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज को हम डिवाइड कर सकते हैं डायनेमिक में और कंसेप्चुअल में। डायनेमिक में क्या चीजें आती हैं, जो डेटा होता है, जो चेंजिंग डेटा होता है या फिर स्कीम्स होती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जब नेक्स्ट ईयर ये एग्जामिनेशन होगा उसके पहले एक बजट आ जाएगा। बजट में हो सकता है कि कई सारे सेक्टर्स के लिए डिफरेंट स्कीम्स नई लॉन्च की जाए, तो उसके बारे में अभी से कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है, तो वो आप तभी पढ़ें जब आपका एग्जामिनेशन पास हो। सिमिलरली होता है जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के एडवांस एस्टिमेट्स आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है जो आपके एग्जाम से लेटेस्ट आया हुआ हो। ओके, तो ये सारी चीजें डायनामिक होती हैं, ये आप एग्जाम्स के पहले ही पढ़ें। देन कंसेप्चुअल पार्ट वो होता है जो हमने सिलेबस में देखा और जो मैक्सिमम जिसमें कंसेप्ट्स होती हैं, थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सारी चीजें कंसेप्चुअल में आता है। ओके, तो डायनेमिक की अगर हम बात करेंगे
जो चेंज होता रहता है, उसके लिए सबसे रिलायबल और सबसे अच्छा सोर्स क्या है? पीआईबी। मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ नया करने वाली है या गवर्नमेंट कुछ नया कर रही है, तो गवर्नमेंट कैसे बताती है? वो पीआईबी के थ्रू बताती है। तो पीआईबी एक सोर्स है जो रिलायबल भी है और एक्यूरेट भी है और जिसपे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। ओके, तो पीआईबी एक बहुत अच्छा सोर्स है। देन मिनिस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, अगर आप देखोगे एनुअल रिव्यूज आते हैं मिनिस्ट्रीज के, तो उसमें मिनिस्ट्री सारा बताती है कि हमने पूरे साल में कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की। भी दिसंबर एंड में ये आपको हर मिनिस्ट्रीज के लिए मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा क्विक समरी आपकी पीआईबी के थ्रू ही हो जाती है। देन डेटा के लिए जैसे एग्रीकल्चर डेटा या फिर बाकी सारे वेज वगैरह, ये सारे लेबर वेजेस, ये सारे डेटा आपको डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स की साइट से मिल जाते हैं। बहुत अच्छे से वो लोग अरेंज करते हैं डेटा को, इजी है एक्सेस करना। आप एक बार विजिट करेंगे तो आप भी इजीली समझ सकते हैं। देन वेरियस सेंसस सर्वे एंड रिपोर्ट्स। तो अभी सेंसस आप सभी को पता है, एक तो हमारा मेन जो पॉपुलेशन के लिए सेंसस होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे सेंसस है, लाइव स्टॉक सेंसस है, एग्रीकल्चर सेंसस है, रिपोर्ट्स हैं बहुत सारी, हैंडलूम सेंसस, ये सारी चीजें हैं। अगेन आप इनको कब तक पढ़ेंगे, कहां तक पढ़ेंगे, ये डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो तभी आता है जब वो पास्ट 6 मंथ में उसकी कोई नेशनल इंपॉर्टेंस रही हो या फिर वो पीआईबी में मेंशन हो। तो मतलब पिछले 6 महीने में या बेसिकली 3 महीने का ही होता है, बट आप पिछले 6 मंथ तक उसको देख सकते हैं। वो तभी इंपॉर्टेंट है अगर वो पास 6 मंथ में पूछा गया है। देन इसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट, और वो इंपॉर्टेंट भी है। अभी आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़े, आपको कुछ ना कुछ चीजें उसमें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुरुक्षेत्र मैगजीन आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो बेसिकली आप एक कंटेक्स्ट को समझते हैं, है ना। किसी भी कंटेंट को समझने के लिए आपको उसको उसके कंटेक्स्ट को समझना होता है। मान लीजिए आप वाटरशेड डेवलपमेंट को पढ़ना चाहते हैं, वाटरशेड क्या है, उससे रूरल डेवलपमेंट कैसे एसोसिएटेड है, ये रिलेशन आपको कुरुक्षेत्र मैगजीन में बहुत इजीली मिल जाता है। क्योंकि जनरली जो कुरुक्षेत्र मैगजीन के इश्यूज हैं वो बेसिकली जो रूरल इंडिया है या उससे रिलेटेड चीजें हैं, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट या फिर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें ही वहां पे डिस्कस होती हैं, तो वो आप जरूर पढ़ें। देन कंसेप्चुअल के लिए जैसे एआरडी या फिर ईएसआई के लिए पूछा जाता है, तो ईएसआई के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको इकोनॉमिक्स की कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पढ़िए। नॉर्मल जितने भी सोशल अपलिफ्टमेंट या फिर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, स्कीम्स हैं, बेसिकली जो सोसाइटल बेनिफिट के लिए, वो आप पढ़ें। देन कवरेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप सिलेबस वाइज अपने टॉपिक को कंप्लीट करें। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते, मान लीजिए आप आज कुछ भी, आप दिन में खाली हैं तो आपको लगता है कि आज मैं कुछ पढ़ता हूं, आप सिंपल पढ़ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आपने एक टॉपिक ले लिया ईएसआई से, आप उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। तो उसके लिए कोई ऐसा फिक्स रिसोर्स नहीं कि नहीं इसी बुक से पढ़ना है तभी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देन एआरडी की अगर हम बात करें तो जो बहुत फेमस बुक्स है, आर के शर्मा की एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, सिमिलरली नेमरा सुंडा की, अरुण कात्यायन की बुक है। तो आर के शर्मा, नेमरा सुंडा बहुत अच्छी बुक्स है। उसमें सारा कुछ आपको, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, वो सारे कुछ मिल जाएंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू क्या है कि ये समराइज बुक है, मतलब समरी पढ़नी है आपको, रिवीजन करना है, दीज आर द बेस्ट बुक। बट उन बुक्स में बहुत डायरेक्ट लिखा होता है, अगर आपको वो समझ नहीं आया, मतलब कंसेप्ट समझना है, जैसे सिंपल सी बात है कि क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न है, अब उसमें डायरेक्ट लिखा रहेगा, क्योंकि एक बुक में सारा कुछ कवर कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली बुक्स को डिजाइन किया हुआ है, बट वहां पे आपको पहले से कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हर चीज वहां पे डिफाइन नहीं की जाएगी, क्योंकि अदरवाइज दीज बुक्स आर बेस्ट। सिमिलरली अरुण कात्यायन, ये थोड़ी सी डिटेल में, इसके वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, थोड़ी सी डिटेल में है, बट अगेन वो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को बहुत अच्छे से कवर करा देते हैं। सो दीज आर द बेस्ट बुक्स। देन अदर देन दिस, कि अगर आपको बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं तो बेस्ट है किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की आप साइट पे विजिट करेंगे, वहां पे ई कोर्सेज होते हैं, तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बट दीज रिसोर्सेज आर फॉर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट, तो आप फॉलो ना करें। मैं ये कितनी बार भी कह दूं, बट फिर भी आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप से आपके फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करेंगे कि टीएनएयू की साइट पे, अंग्राव की साइट्स पे, जीबी पंत की साइट पे, आईआरआई की साइट पे आपको एआरडी का कंटेंट मिलेगा, बट वो एआरडी का कंटेंट नहीं है, वो बीएससी एग्रीकल्चर का कंटेंट है। ये मैं कई बार सोचता हूं कि मैं आप लोग को बताता रहा हूं, बट स्टिल मैंने देखा है कि फिर भी आप लोग पढ़ते हैं, बट उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा होगा भी तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको कुछ फायदा होगा। बट अगर आप इस सिलेबस से स्टिक रहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। देन आईसीएआर से रिलेटेड चीजें, या फिर अगर आप आईसीआर की साइट भी विजिट करते हैं तो उससे भी काफी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ईएसआई के लिए आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन ईयर बुक आर इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर पढ़ें, और जो उसमें चैप्टर्स एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फूड बिजनेस या फिर ईएसआई से रिलेटेड है, वो आप जरूर पढ़ें।
फाइनेंशियल अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। जैसे आपने देखा कि इस बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि जो लेटेस्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कौन सी मतलब बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़ पूछी गई थी, या फिर करंट से या फिर जीए से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो वो पूछे गए थे। तो आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए। सो बेसिकली अगर आप तीनों चीज देखें, हमने तीन चीज डिस्कस की। पहले हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया, देन हमने सिलेबस डिस्कस किया, देन हमने डिस्कस किया कि आपको रिसोर्स कहां से मिलेंगे। ओके, तो ये तीनों चीज डिस्कस करने का मकसद क्या है, स्पेशली सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर का, कि आपको पेपर का पैटर्न थोड़ा सा पहले से पता हो, सो दैट कि आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए हमने कई बार वीडियो एनालिसिस बनाई है, स्पेशली फॉर दिस ईयर, इसके पहले वाले साल और हर साल के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वो उन वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि जो इस बार क्वेश्चंस आए थे वो किस टाइप के थे, और उससे पहले साल आए थे किस टाइप के थे, और कैसे एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। तो इसको हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हो कि कंसेप्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन थे, और अगर आप सिलेबस से मैच करेंगे तो सारा कुछ सिलेबस से ही था। देन डायनामिक था, तो डायनामिक होता है, वो सिलेबस में मेंशन नहीं होता है। बट अगर आप एक वो देखते हैं कि पैटर्न कौन सा फॉलो होता है नाबार्ड में, तो आप देखेंगे स्कीम के नेम और ऑब्जेक्टिव और स्कीम के डेटा से ही मैक्सिमम क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हो कि 11 क्वेश्चन यही थे, रिपोर्ट से 4 क्वेश्चन, डेटा से 2 क्वेश्चन। तो यही इसी के सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस बार का ये पेपर में आया था। तो बेसिकली ओवरऑल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जो आपने अपनी तैयारी कंटिन्यूअसली करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने को एनालाइज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस से, और आप ये देख सकते हैं कि आपका अभी कितना पार्ट कंप्लीट है, और जो पार्ट आपका कंप्लीट नहीं है उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे, और कैसे आप उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी प्लान बना सकते हैं। बस आप नोटिफिकेशन पे ही डिपेंडेंट ना रहें कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा आप उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स हैं तो दिक्कत हो सकती है। देन इज पेशेंस आपको होना चाहिए, आप अपनी ये सुने। और ये जैसा मैं हर बार कहता हूं कि जब भी अगर आप कहते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, तो उसका सीधा मतलब है कि आई डोंट वांट टू। मतलब जैसा मैंने देखा है, क्योंकि हम लोगों ने भी बैंक में जॉब किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो बैंकिंग स्टूडेंट्स या फिर जो बैंक में भी जॉब कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के लिए एग्जाम प्रिपेयर करें, बट वही होता है कि हम नोटिफिकेशन का वेट करते हैं और हम कहते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर अभी टाइम नहीं है तो नोटिफिकेशन आने के बाद भी टाइम नहीं बन पाएगा बेसिकली, क्योंकि जॉब तो आप बैंक की ही कर रहे हैं, है ना। तो जब अभी टाइम नहीं है तो तब भी टाइम नहीं बन पाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अभी से थोड़ा सा अपने को अपने लिए टाइम निकालें, टाइम बनाएं, तो आपको आगे हेल्प होगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी क्वेश्चन, आप जरूर लिख के भेजें, हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं है तो हम ये सारी जनरल चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए के कोर्स हमारे से लेना चाहते हैं एग्जाम बी से, तो आप एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम बी सेलिब्रेटिंग 5 years, so we have launched this 40% ऑफ इन नाबार्ड एंड अदर कोर्सेज, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि 18 नवंबर से हम नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप जरूर एनरोल करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। इसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। अगले सेशन में हम और सारी चीजें लेकर आएंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।